कक्षा 9 से 30 के अंदर छात्र ध्यान देंगे। ये पाठ है आपके पद्य भाग का 13वां, सुमित्रा नंदन पंत, जो अभी आपने पहले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। ग्रामश्री। ग्रामश्री जो है ये पाठ आपका ग्रामश्री जो पाठ है उसके अंदर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर। पाठ का जो भावार्थ पूरा हो गया और भावार्थ पूरा होने के बाद में आपके इसके पूरे पदों के जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न ये है, देखिए आप। अभ्यास प्रश्न है। कवि ने गांव को झरता जनमन कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो आप उसका उत्तर लिखेंगे। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम है। खेतों पर चमकीली धूप पड़ रही है। अनेक प्रकार की फसलों और खिले हुए फूलों पर रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां मन को हर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं और गंगा के तट पर तरबूजों की खेती होती है। पक्षी विहार करते हैं। सभी दृश्य मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कवि ने जो है गांव को हरता जनमन कहा है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो आप बहुत इजी है कि कविता में सर्द ऋतु के, शिशिर ऋतु कह सकते हो आप उसको, का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इस मौसम में आम पर बोर आ जाता है। बोर का मतलब है मंजरियाँ आने लगती हैं। वातावरण महक कर मादकता का प्रसार करता है। ढाक और जो पीपल के पत्ते जो हैं झड़ने लगते हैं, अर्थात उस समय पतझड़ का मौसम होता है, बसंत का। और चारों ओर पतझड़ का मतलब पत्ते गिरने लगते हैं, मतलब सब बसंत ऋतु होती है। और बसंत के अंदर चारों ओर जो है फल फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। तो कविता ने जो है बसंत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। गांव को मरकत डिब्बे ऐसा खुला क्यों कहा गया है? तीसरा प्रश्न, गांव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है? तो आप ये कहेंगे कि गांव मरकत रेल के डिब्बे की तरह क्या होता है, ये भी मरकत यानी नीले रंग, वो जो हरियाली चमक का। तो आप उत्तर लिखेंगे, गांव में चारों ओर हरियाली रहती है। हेमंत और बसंत ऋतु की धूप अधिक प्रखर नहीं होती, क्योंकि बसंत ऋतु के अंदर तो गर्मी तो जाने वाली होती है, वो सर्दी तो विदा होती है और गर्मी की शुरुआत होती है। न तो गर्मी होती है और न सर्दी होती है। वह धूप हरियाली पर पड़कर सुंदर चमक बिखेर देती है। मरकत मणि भी हरे रंग का होता है। हरा पन्ना जो होता है वह सुंदर चमकता है। और गांव का परिवेश यहाँ पे हरा भरा है, खुला है, इसलिए उसे मरकत डिब्बे का सा खुला कहा गया है। समझ में आ गई ना बात? गांव को मरकत मतलब पन्ने का जैसा हरा भरा, गांव की जो हरी भरी फसल होती है वो पन्ने की जैसी चमकती है, इसलिए उसको मरकत डिब्बे की तरह कहा गया है। चौथा जो प्रश्न है वो है, अरहर की और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के जो फसलें जब पक जाती हैं तो उनकी सुनहरी बालियां पककर सूख जाती हैं, सोने की तरह सूखी हो जाती हैं। हवा चलती है तो उनके अंदर बीज बजने लगते हैं। तब उनकी फलियां हवा के चलने पर करधनियों की तरह बजने लगती है। करधनी कहते हैं ना, औरतें जो कमर के अंदर कनकती चांदी की जो बांधती हैं और उसके मोती चमकते हैं, उस प्रकार की ध्वनि करने लगती हैं। तो अरहर और सनई के खेत जो है कवि को करधनी के समान दिखने लगते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो कितना इजी है। तो बालू किसको कहते हैं? गंगा नदी के तट पर जो मिट्टी होती है ना, पानी बरस करके चला जाता है और उसके ऊपर जो रेतीली धरती होती है ना, बजरी की, जिसके अंदर जैसे दोरे दोरे से पड़ जाते हैं, उसके लिए कहना चाह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि गांव के समीप गंगा का रेतीला तट जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है और तेज़ हवा के चलने से रेत की जो मिट्टी है वो सांपों के वक्र के चाल के समान कुछ आड़ी तिरछी लकीरों में बढ़ जाती है।
हवा चलने के कारण उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं पड़ जाती हैं। सूर्य की किरणें पड़ने से रेत पर जो है रंग बिरंगी चमक फैल जाती है। जब जो सोने की जैसी मिट्टी होती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मिट्टी चमक उठती है। इस कारण वह रेती सतरंगी सांपों से अंकी सी दिखाई देती है। उसके बाद में है हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो यहाँ पे हसमुख हरियाली हिम आतप मतलब हिम का मतलब ठंड और आतप का मतलब है गर्मी। तो यहाँ पे सर्दियों के अंदर हल्की हल्की धूप पड़ने से हरियाली हंसती सी लगती है। सर्दियों के अंदर आप देखते हो ना तो उसके अंदर धूप पड़ती है तो ऐसे लग रही है जैसे हरियाली मुस्कुरा रही हो। गांव के परिवेश में सर्दियों की धूप एकदम शांत एवं सहन योग्य है। ऐसा लग रहा है कि हरियाली और सर्दियों की धूप दोनों सुख से अलसा कर सो गए हैं। हरियाली तो धूप सेकने से अलसा गई है जबकि सर्दियों की धूप स्वयं ऐसी लग रही है। तो यहाँ पर जो है हसमुख हरियाली सी आत्म सुख से अलसाए से सोए ऐसे लग रही है जैसे हरियाली जो हंसती हुई जो है धूप और सर्द होने के कारण जो है सुख से आलस्य अलसा करके जो है सो गई हो। छठा जो क्वेश्चन है वो देखो आप, वो इसी का हो गया ना, ये हंसकर हरियाली सी बालू की है ना, ये हो गया। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये हो गया आपका अलसाए बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उसके बाद में होगा हसमुख हरियाली हिम आतप, आपके हो ही गया। हिम आतप का अर्थ आपको समझ में आती है, आपको समझ में हो जाएगा। हिम का मतलब है ठंडक और आतप का मतलब है गर्मी। सुख के कारण जो है अलसाए कर ऐसा लग रहा है जैसे सुख से सो गई हूँ। छठा जो प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर। तो यहाँ पर जो है देखो मेरे हिसाब से तिनकों के हरे हरे तन पर, तो यहाँ पे तन दो बार आ गया और तिन में तन आ गया और तन और हरे हरे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप ये कहोगे कि इसमें अनेक वर्णों की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। जैसे हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तिनकों के तन और रुधिर में मानवीकरण अलंकार है। तिनकों के तन है ना, तो यहाँ पे तिनकों के तन में अगर आप जाएंगे तो तिनकों के तन कैसे, उनके जो हरे पत्ते हैं उनके ऊपर रुधिर मतलब हरे तिनकों के ऊपर हरी चमक जो है उससे चमक आ रही है, उसको यहाँ पे मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। फिर आप कहोगे इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है भारत के किस भूभाग में पर स्थित है? इस कविता में 7वां क्वेश्चन है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह किस भूभाग पर स्थित है? तो आप ये अभी गंगा नदी के तट का वर्णन होता है, आप ये कहोगे यह गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी के तट गंगा नदी के आसपास का स्थान है, ऐसे कर दो। 8वां जो प्रश्न है वह है रचना और अभिव्यक्ति का, और उसका प्रश्न है भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसका देखो, इस कविता के अंदर ग्राम्य परिवेश का मनोरम वर्णन किया गया है। सारा ग्रामीण परिवेश में गांव की जो सुंदरता एवं समृद्धि से व्याप्त है। ऐसे वर्णन के लिए कवि पंत ने कोमल और मधुर भावों का सुंदर समावेश किया है तथा प्रस्तुत विधान से उसे अलंकृति दी है, मतलब जिसका वर्ण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता सुंदरता का। भाषा आप सीधा सीधा कर दोगे आप, इसमें भाषा सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रधान है, तत्सम तद्भव प्रधान है, प्रवाहपूर्ण एवं भावानुकूल है। ग्राम्य प्रकृति का यथार्थ चित्रण मधुर कल्पनाओं से युक्त होने से प्रकृति सौंदर्य की सुकुमार झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रश्न नंबर 9 है, जहाँ आप रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम के सौंदर्य को कविता का या गद्य में वर्णन कीजिए।
कविता में या गद्य में वर्णन कर दो। तो आप कह दो कि आप ये कह दो कि मैं जो है जयपुर ज़िले में रहता हूँ। जयपुर ज़िले के अंदर जो है जलमहल के पास जयपुर के जो है उत्तर के अंदर एक जलमहल नामक महल के अंदर एक झील है। उसे झील के अंदर आसपास का जो है पानी भरा रहता है और उसके आसपास के अंदर जो है खूब हरियाली छाई रहती है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर जो है पर्यटक और सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और वहाँ पर जो है वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ आइसक्रीम बेचने वाले, नारियल बेचने वाले लोग वहाँ की सुंदरता को जो है और बढ़ा देते हैं। और वहाँ पर कहते हैं बहुत सारे जो दूर दूर के सैलानी आते हैं, तो उस जगह का सौंदर्य और निखरने लगता है। जिस सबके मन को वहाँ की सुंदरता जो है सबके मन को आकर्षित करती है। ऊँटों की सवारी की जाती है, तो ये सब वहाँ ऊँटों की सवारी करने के लिए, तो वहाँ का जो दृश्य इस प्रकार का उपस्थित हो जाता है कि लोग वहाँ पर आने के लिए लालायित रहते हैं। या आप और कहीं की करना चाहो तो गांव आस पास में, तो गांव कौन सा है, बनास नदी टोंक ज़िले का कर दो। टोंक के अंदर जो है बनास नदी है, वहाँ की बजरी कैसे चमकती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो और गर्मियों के अंदर वहाँ के जो किसान हैं वहाँ पर खरबूजे की खेती करते हैं। खरबूजे की खेती कैसे जो है उससे खरबूजों से लग जाती है। तो वहाँ का सुंदर भी जो है बड़ा ही मनोहारी हो जाता है। उसका सुंदर वर्णन इस प्रश्न के अंदर किया गया है। उसके बाद में आप जो है अगला इसमें आप देखो, ये और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है आप अपने इसको पढ़ेंगे तो और भी हो जाएंगे। कि जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर कौन कौन सी फल एवं सब्जियाँ उगाती हैं, तो आप कौन कौन सी उगती हैं बसंत ऋतु के अंदर। तो बसंत ऋतु का पाठ के अंदर बताया कि जामुन, बेर, आड़ू, अनार आदि फल, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, कटहल आदि सब्जियां उगने लगती हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली का तात्पर्य इस पाठ के अंदर यह है, मिर्च के पौधों पर छोटे फूल आते हैं, फिर उन पर हरी हरी मिर्ची के गुच्छे आने लगते हैं। एक छोटे से पौधे पर एक साथ कई मिर्चें, मतलब उस ऊपर जो उगने लगती हैं उसका वर्णन ऐसे लगती है जैसे कोई थैली लटक रही हो। तो इस प्रकार गांव की तुलना कवि ने मरकत मणि के डिब्बे से क्यों की है, ये भी आपके एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसा आप उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि मरकत डिब्बे मतलब रंग बिरंगे फूलों के आभा से जैसे सब जगह फैली हुई रहती है। हरियाली जो है चारों ओर फैली हुई रहती है। फल और फसलें अपनी जगह सुंदर दृश्य उपस्थित करते हैं। फूलों पर अनेक प्रकार की तितलियां मंडराती रहती हैं, लहकती हैं और महकती फसलें जो है सुगंध चारों तरफ बिखेरती हैं। इस तरह धरती विभिन्न रूपों में सज जाती है और सज धज के धरती जो है सबको अपना जो रूप और सौंदर्य दिखाने के लिए जो है कवि ने उसकी तुलना मरकत के डिब्बे के से की है। इस तरह से आप ये पाठ आपका पूरा हो गया। आप इसके पढ़ करके, सुन करके, समझ करके अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर करेंगे। इस प्रकार आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया।